प्रिय विद्यार्थियों, वर्ग संघर्ष को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कार्ल मार्क्स से संबंधित ये महत्वपूर्ण विषय है, सिद्धांत है और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा में वर्ग संघर्ष की धारणा को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा गया है कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास रहा है। मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की धारणा ऑगस्टीन थोर से ली गई थी, किंतु इसकी पूर्ण विवेचना मार्क्स के द्वारा की गई। वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिसके साधारण हित हों। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज में उत्पादन तथा वितरण पर आधारित दो वर्गों को मानकर चलता है जो अपने विरोधी हितों के कारण संघर्षरत रहते हैं। वर्गों के स्वरूप में भले ही अंतर रहता हो, किंतु समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों, भूमि और पूंजी पर अधिकार रखता है, जिसे जमींदार या पूंजीपति वर्ग कहते हैं। दूसरा इन पर आश्रित रहने वाला तथा घोर परिश्रम किए हुए दूसरे वर्ग के शोषण से लाभ उठाता है तथा परिश्रमजीवी वर्ग का शोषण करता है। दूसरा वर्ग पर्याप्त परिश्रम करने पर भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता पूरी करने के साधन नहीं जुटा पाता और निरंतर शोषित होता रहता है। इस दृष्टि से पहले को शोषक वर्ग और दूसरे को शोषित वर्ग कहा जा सकता है। पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की जरूरत होने पर भी उनके हितों में परस्पर विरोध है। पूंजीपति कम से कम मजदूरी देना चाहता है जिससे उसे अधिकाधिक लाभ हो और मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है, इसलिए हितों के विरोध के कारण इन दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। मार्क्स और एंजिल्स साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखते हैं कि स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्य जन, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित, निरंतर एक दूसरे का विरोध करते तथा अनवरत कभी लुक छिप कर तथा कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहते हैं। इस संघर्ष की परिणति हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुई है या वर्ग संघर्ष करने वाले वर्गों के सर्वनाश में। वर्ग संघर्ष की अपनी इस धारणा में कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के अंत की अवश्यम भावना व्यक्त करता है। उसके अनुसार पूंजीवादी अवस्था में ही स्वयं अपने विनाश के बीज निहित है। पूंजीपति अधिक उत्पादन में विश्वास रखते हैं, जिसके परिणाम थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में धन का एकत्रित होना होता है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की संख्या में निरंतर कमी और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती रहेगी। पूंजीपति अपने आर्थिक लाभों के कारण एक ही स्थान पर अनेक उद्योगों की स्थापना में विश्वास करते हैं। उद्योग के इस स्थानीयकरण के कारण श्रमिकों में वर्गीय चेतना का निरंतर विकास होता रहता है, उनमें एकता स्थापित होती है और उनके आधार पर वे पूंजीपतियों का मुकाबला करने में सफल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों में उत्पादन की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण इसकी खपत के लिए दूसरे देशों में मंडियां खोजी जाती हैं। विकसित पूंजीवादी देशों के पूंजीपति दूसरे देशों में भी अपनी पूंजी लगाते हैं। इस प्रकार पूंजीवाद विश्वव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लेता है। पूंजीवादी व्यवस्था का एक परिणाम बार बार आर्थिक संकटों की उत्पत्ति है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की स्थिति असुरक्षित हो जाती है। सभी देशों के श्रमिक समान रूप से पूंजीवाद के शोषण और अत्याचारों से पीड़ित होते हैं, इसलिए श्रमिक आंदोलन बहुत अधिक सुगठित हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लेता है। पूंजीवाद इस सुसंगठित श्रमिक आंदोलन के कारण सामने नहीं टिक पाता और इस प्रकार पूंजीवाद स्वयं अपना अवश्यंभावी विनाश का कारण बन जाता है। श्रमिक पूंजीपतियों से पूंजी और उनके सहायक वर्ग से सत्ता छीन लेने के उपरांत सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित कर लेते हैं। तो ये कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करता है और इनके सिद्धांत देते हैं। वर्ग संघर्ष आर्थिक द्वंद्व की अभिव्यक्ति। मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवादी अवस्था के बाद क्रमशः दास अवस्था, सामंती अवस्था तथा पूंजीवादी अवस्था में आर्थिक द्वंद्व संघर्ष दिखाई देता है और इस आर्थिक द्वंद्व की बाहरी अभिव्यक्ति ही वर्ग संघर्ष है। निजी संपत्ति की व्यवस्था के कारण उपरोक्त तीनों समाज दो आर्थिक वर्गों में बढ़ जाते हैं। इन्हें शोषक वर्ग और शोषित वर्ग कहा जाता है। दूसरा आता है संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। मार्क्स का कहना है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है।
स्वतंत्र व्यक्ति व दास, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकार एक शब्द में शोषक और शोषित हैं। तीसरी बात जो है वो है वर्ग संघर्ष का स्रोत सभी वर्ग हितों का प्रतिरोध। तात्विक रूप से वर्ग संघर्ष का स्रोत वर्ग हितों का प्रतिरोध है, जो एक वर्ग का हेतु है और यह दूसरे वर्ग का प्रतिरोधक है। पूंजीवादी समाज में मजदूर और पूंजीपतियों के हित परस्पर विपरीत होते हैं। बुर्जुआ वर्ग जहां शोषण बढ़ाने, पूंजीवादी प्रणाली को बनाए रखने और अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित सुदृढ़ करने में दिलचस्पी रखता है, वहीं मजदूर वर्ग शोषक का उन्मूलन करने और उस पर आधारित सामाजिक उत्पीड़न का खात्मा करने तथा शोषक राज्य को नष्ट करने में दिलचस्पी रखता है। चौथी बात आती है वर्ग संघर्ष की चरम अभिव्यक्ति क्रांति। तो मार्क्स और एंजल्स यही कहते हैं कि सामाजिक विकास की एक निश्चित अवस्था में वर्ग संघर्ष अनिवार्य रूप से सामाजिक क्रांति की ओर ले जाता है। वर्ग संघर्ष की चरम अभिव्यक्ति स्वयं क्रांति है। जब क्रांतिकारी वर्ग राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले लेता है तो वह क्रांतिकारी वर्ग के लिए संघर्ष ही एकमात्र वह साधन है। उसका प्रयास सामाजिक संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन लाने में होता है। नेक्स्ट आता है वर्ग संघर्ष और राजनीतिक संघर्ष। वर्ग संघर्ष राजनीतिक संघर्ष को बढ़ावा देता है। मजदूर वर्ग अपने राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक सत्ता में हिस्सा लेने और अंततः सत्ता के लिए राजनीतिक संबंधों की प्रणाली में मजदूर वर्ग के प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए संघर्ष करता है। अब वर्ग संघर्ष की आलोचनाएं। नंबर 1, सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग, संघर्ष नहीं। मार्क्स की इस धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि संघर्ष ही सामाजिक जीवन का मूल तत्व है। वास्तव में ऐसी स्थिति होती तो मानव समाज कभी का समाप्त हो गया होता। संघर्ष की अपेक्षा सहयोग, प्रेम और सहमति की भावनाएं अधिक प्रबल हैं और मानव समाज इन्हीं पर टिका है। आर्थिक क्षेत्र में भी मजदूर और मालिक के पारस्परिक सहयोग के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन संभव है। मार्क्स ने सहयोग के तत्व की उपेक्षा करते हुए संघर्ष के तत्व पर अधिक बल देकर बड़ी भूल की है, जिसने मार्क्स के दर्शन में रचनात्मकता का अभाव कर दिया है। दूसरा है समाज में केवल 2 ही वर्ग नहीं होते। मार्क्स के समाज में 2 ही वर्ग माने जाते हैं, किंतु वास्तव में समाज के अंतर्गत केवल 2 ही वर्ग नहीं होते, वरन इसके अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग या मध्यम वर्ग होता है। उसके समकालीन लेखकों ने इस वर्ग पर ध्यान दिया है, किंतु उसके द्वारा मध्यम वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार न करना उसके सिद्धांत की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक और टेक्नीशियन सभी मध्यम वर्ग में ही हो जाते हैं और इन्होंने समाज के विकास में सदैव ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका अदा की है। मध्यम वर्ग का स्वरूप, इसकी समस्याएं और आवश्यकताएं दोनों वर्गों से नितांत भिन्न और पृथक है। इस कारण उस पर पृथक से विचार करना नितांत आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक ही नहीं। मार्क्स की एक मूल त्रुटि यह है कि उसने सामाजिक और आर्थिक वर्गों को एक मान लिया है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि वर्गों को केवल आर्थिक आधार पर बांटना गलत है। समाज को ठीक और पूर्ण रूप से समझने के लिए उसे जाति, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय, वर्ग, योग्यता, सामाजिक स्तर और जनता के आधार पर भी बांटा जाना चाहिए, अन्यथा हमारा अध्ययन अधूरा रह जाएगा। मार्क्स के द्वारा सामाजिक और आर्थिक वर्गों को एक मानने का कारण संभवतः यह था कि वह वर्ग की अपनी धारणा को सही बताकर उसका प्रयोग राजनीतिक दृष्टि से करना चाहता था। उसके इस प्रयत्न ने अनेक त्रुटियों को जन्म दिया। नेक्स्ट है क्रांति श्रमिक वर्ग के स्थान पर बुद्धिजीवी वर्ग से ही संभव। मार्क्स